हेलो, वेलकम टू मी एंड माय टू क्लास। प्यारे विद्यार्थियों, मैं वर्तमान आप सभी को आपके एग्जाम के दिन ही एक धुरंधर क्लास दे रहा हूँ। यस, क्योंकि आप सभी को पता है लास्ट नाइट थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया था, क्लास नहीं दे पाया था। तो ये जो क्लास आपको दिख रही है, ये क्लास आज अर्ली मॉर्निंग को रिकॉर्ड की गई है। और ध्यान रखना, मेरे द्वारा ये जो अथक प्रयास था, इस प्रयास को तभी सकारात्मक रिजल्ट मिलेगा जब ये क्लास आप फायदा लो और दूसरे स्टूडेंट को भी शेयर करो। जो स्टूडेंट हमारे भरोसे थे, उनका भरोसा कभी डगमगाएगा नहीं। आज हमें इसी प्रकार से अर्ली मॉर्निंग जो है वो 3 क्लासें दी है, ताकि 4th सेमेस्टर वाले स्टूडेंट झंडे गाड़ के आएँ। तो आपकी ये ज़िम्मेदारी है उनको बता देना कि राजस्थान की लोक संस्कृति, आइडिया ऑफ भारत एंड ये तीसरी जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है, तीनों क्लास मैंने दे दी है। तो बेस्ट ऑफ लक। इस क्लास में मैं आपको जो यूनिट है अपने टोटल यूनिट, उन यूनिट को कवर करवाऊँगा और एक मॉडल पेपर दूँगा। क्लियर? देखिए, तो शुरुआत करते हैं ताकि झंडे गाड़ दो आप एग्जाम में। देखिए, पहला है चैप्टर फर्स्ट, यूनिट से शुरुआत करते हैं। यूनिट नंबर 1, यूनिट 1 से ओजोन परत। बिल्कुल ओजोन परत 100% एग्जाम में आएगा। ये प्रश्न आपका 100% आएगा। ओजोन परत का क्या हानि है, लाभ है, कारण है, सब कुछ ठीक है ना। ओजोन 100% है, आप नोट कर लेना। ओजोन परत क्या है? ओजोन O3 गैस एक पतली परत है जो पृथ्वी के वायुमंडल के समताप मंडल में लगभग 15 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। इसका काम क्या है? ये सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें जो है उसको सोख लेती है और पृथ्वी तक रोकती है। इससे पृथ्वी का सुरक्षा कवच और छाता भी कहते हैं, क्योंकि नुकसान है वो पहले कंट्रोल करती है। ओजोन परत का नुकसान क्या है? जब वायुमंडल में कुछ खास इंसानी केमिकल है ना, वो मिल जाते हैं वायुमंडल में, तो ओजोन गैस के अणु को तोड़ने लगते हैं। इससे ओजोन परत पतली होने लगती है। इसे पतले होने की प्रक्रिया को ओजोन क्षरण कहते हैं। मतलब एक बहुत ही अच्छी पट्टी बनी हुई है वायुमंडल पर, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को रोकती है। अब वो पट्टी है ना, वो धीरे धीरे पतली हो रही है या इसमें छेद पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि नीचे से मानव के द्वारा ऐसे रासायनिक केमिकल या गतिविधियां की जा रही है, जिससे इफेक्ट हो रही है ओजोन लेयर, तो ओजोन लेयर टूट रही है। ओजोन परत के नुकसान क्षरण के मुख्य कारण क्या है? ओजोन परत, तो देखिए और समझिए। नुकसान इंसानों के द्वारा किया जा रहा है, जिसे ओजोन क्षयकारी पदार्थ कहते हैं, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे खतरनाक। दूसरा, एसी से निकलने वाला जो धुआं है, रेफ्रिजरेटर है, इसमें रहने वाला प्लास्टिक फॉर्म से निकलने वाला केमिकल। फिर है हेलोन्स, आग बुझाने वाले सिलेंडर में इस्तेमाल होने वाली ओजोन को नुकसान पहुंचाती है। कार्बन टेट्राक्लोराइड, यह भी एक नुकसान पहुंचाता है। और मिथाइल क्लोरोफॉर्म, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कौन से ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं। फिर ये काम कैसे करता है ओजोन परत प्रक्रिया? देखिए, जब CFC जैसे गैस हवा में ऊपर उठकर समताप में पहुंचती है, तो सूर्य की किरणें इनसे क्लोरीन को अलग कर देती है। और क्लोरीन का सिर्फ एक परमाणु ओजोन के 1 लाख ज्यादा अणुओं को नष्ट कर देता है। मानव की बनाई हुई गैसें गतिविधियां वायुमंडल में जाती हैं और वायुमंडल में फिर ओजोन लेयर के कणों को खत्म कर देती है। तो ध्यान रखना कि CFC गैस के अंतर्गत से क्लोरीन निकल जाता है, तो फिर उसका जो एक अणु है, वो ओजोन के 1 लाख अणुओं को खत्म कर रहा है। आगे चैप्टर 2 जो है आपके फर्स्ट यूनिट से, अभी फर्स्ट यूनिट ही बता रहा हूँ फटाफट। तो ओजोन का पारिस्थितिकी महत्व। पारिस्थितिकी महत्व क्या है? मतलब है कि ओजोन परत हमारे पूरे पर्यावरण, जीव जंतु और पेड़ पौधों को संतुलन को बनाए रखने के लिए जरूरी होती है। सूर्य की हानिकारक किरणों को रोकती है ओजोन परत। इसके अलावा मानव स्वास्थ्य की रक्षा करती है ओजोन परत। मानव स्वास्थ्य जैसे मोतियाबिंद की बीमारी है, कमजोर इम्यून सिस्टम है, या चमड़ी की प्रॉब्लम है, वो ठीक कर मतलब। इसके अलावा पेड़ पौधे और फसलों को बचाव करती है। ओजोन परत का मैं तो बता रहा हूँ, सो ठीक है ना, पूरा समझिएगा। और अवरुद्ध विकास, मतलब यूवी किरणों से कारण पौधों का जो आकार छोटा होता है, आकार उसको ठीक करती है। कम पैदावार, ओजोन लेयर जो है वो धान, गेहूं, सोयाबीन जैसी मुख्य फसलों का उत्पादन बहुत कम हो जाता है, तो भोजन का संकट हो सकता है, तो उससे सुरक्षित करती है। प्रकाश संश्लेषण पर असर, पौधों के भोजन बनने की प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस धीमी पड़ जाती है अगर ओजोन लेयर नुकसान में आ जाए। तो इसके अलावा जलीय पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन, ओजोन लेयर जो है वो फाइटोप्लैंक्टन की सुरक्षा करती है, क्योंकि समुद्र की सतह पर छोटे छोटे सूक्ष्म पौधे, जिन्हें फ्लाइटोप्लैंक्टन कहते हैं, ये पूरे समुद्री जीव, मछलियों आदि के भोजन का स्रोत है। तो ओजोन लेयर है ना, एक तरह से अद्वितीय सेवर है हमारी, कह सकते हैं, और जो सप्लाई चेन को नष्ट होने से बताती है।
फिर ओजोन लेयर का पांचवा महत्व है कि वैश्विक तापमान और जलवायु नियंत्रण करती है, क्योंकि ओजोन परत वायुमंडल के तापमान को संतुलित रखती है। इसके नष्ट होने से पृथ्वी के तापमान और मौसम चक्र जैसी बीमारी, गर्मी का और भारी गड़बड़ी आ सकती है, तो उसको कंट्रोल करती है। फिर यूनिट फर्स्ट से तीसरा टॉपिक है ओजोन परत का संरक्षण कैसे करें। जब इतना नुकसान हो रहा है, जो चीज हमारे लिए रात दिन हेल्प करती है ओजोन लेयर, उसको कैसे सुरक्षित करें हम। तो देखिए, पहला, ओजोन परत को बचाने के लिए दुनिया भर के लोगों ने मिलकर कई बड़े कदम उठाए हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और घरेलू। तो पहला है मुख्य अंतर्राष्ट्रीय समझौते हुए ओजोन लेयर को स्क्रीनशॉट ले लेना। पहला है वियना कन्वेंशन यानी वियना प्रोटोकॉल 1985 में हुआ था। ये ओजोन परत के संरक्षण के लिए दुनिया का पहला गंभीर समझौता था। 2 नंबर के प्रश्न में आ सकते हैं, कोई भी याद रखना। इसमें सभी देश ओजोन परत को बचाने के लिए रिसर्च और जानकारी साझा करने के लिए सहमत हुए थे। दूसरा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो 1987 में हुआ था, ओजोन लेयर। अब तक ये सबसे सफल अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण समझौता है। इस पर 16 सितंबर 1987 को हस्ताक्षर किए थे। ओजोन लेयर दिवस 16 सितंबर याद रखना। मुख्य लक्षण सीएफसी और अन्य ओजोन क्षयकारी पदार्थों के उत्पादन और इस्तेमाल को पूरी तरह बंद करना, ये प्रोटोकॉल का था। इसकी याद में हर साल 16 सितंबर को ओजोन विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। फिर है रसायनों का विकल्प। अब जो हम जो अपने दैनिक यूज में जो उपयोग में लाते हैं, रेफ्रिजरेटर वगैरह जो भी है, उससे निकलने वाला जो केमिकल है वही ओजोन को नुकसान पहुंचाता है। तो अब ऐसा क्या वैकल्पिक स्रोत लें कि हमारी चीजें भी हम यूज करते रहें और ओजोन को नुकसान नहीं पहुंचे। तो वैकल्पिक क्या है, देखो, वैज्ञानिकों ने सीएफसी क्लोरोफ्लोरो की जगह कम नुकसान रसायन कारकों को खोजा है। अब एसी या फ्रिज में सीएफसी की जगह एससीएफसीएस और एफएफसी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल किया जाता है, जो ओजोन परत को कम नुकसान नहीं पहुंचाते या कम। घरेलू व्यक्तिगत स्तर पर भी उपाय कर सकते हैं। जैसे हम अपने घरेलू स्तर पर भी ओजोन को बचा सकते हैं। कैसे? इको फ्रेंडली उपकरणों का प्रयोग करें, जैसे एसी और फ्रिज खरीदे जिन पर सीएफसी फ्री या ओजोन फ्रेंडली का लेबल लगा हो। सस्ते मत देखो, इन्वायरमेंट के हेल्प वाले देखो। फिर नियमित सर्विस, पुराने एसी और रेफ्रिजरेटर के समय पर मरम्मत करा ताकि उससे गैस लीक ना हो। केमिकल क्लीनिंग से बचाए, जैसे क्लिनिक या स्प्रे के इस्तेमाल को कम करें जिससे हानिकारक सॉल्वेंट न हो। और सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करें, यानी पर्सनल पर्सनल गाड़ियों से हर कोई प्रदूषण होगा। अगर 20 परिवार के लोग एक ही बस में जाते तो एक ही प्रदूषण होगा ना। तो वो इसको कहते हैं पुलिंग, कार पुलिंग या टैक्सी पुलिंग जो भी है। अब अम्लीय वर्षा, जो इसी में अपने टॉपिक में है, ये क्या है? जब वायुमंडल में मौजूद प्रदूषण के कारण वर्षा के पानी में पीएच मान 0.5 से कम हो जाता है तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। मुख्य कारण क्या अम्लीय वर्षा के? सल्फर डाइऑक्साइड जो फैक्ट्री और कोयला बिजली घरों से बनता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड जो गाड़ियों के धुएं से निकलता है। वैज्ञानिक क्रिया क्या है? ये गैसें हवा की नमी पानी से क्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रेट एसिड बनाती है, जो बारिश के साथ नीचे गिरता है, तो उसको अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो इसका प्रभाव क्या होगा? इमारतों पर नुकसान, क्योंकि संगमरमर जो ताजमहल है ना, संगमरमर को गला के पीला कर देता है, जैसे ताजमहल जो स्टोन कैंसर कहते हैं, स्टोन पत्थरों का कैंसर। फिर पारिस्थितिकी पर, नदियाँ झीलों का पानी जहरीला होने से मछलियां मर जाएगी, जंगलों के पेड़ सूख जाएंगे क्योंकि पानी केमिकल आएगा। फिर उपाय क्या है? वाहनों में सीएनजी इलेक्ट्रॉनिक तकनीक का उपयोग करें, कारखानों की चिमनियों में फिल्टर स्क्रबर लगाया जाए। अब यूनिट 2 चैप्टर फर्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग क्या है। इस चैप्टर को हम अच्छे से समझने के लिए दो बातों को समझना जरूरी है। पहला तो ग्रीन हाउस और दूसरा ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? वेरी वेरी मोस्ट 100% आने वाला प्रश्न। देखिए, आसान मतलब है, ये प्राकृतिक प्रक्रिया है जो पृथ्वी को गर्म रहने लायक बनाती है। देखो, मैं आपको ग्रीन हाउस बताऊं, सिंपल याद रखना, एक झटके में याद आएगा। जैसे ये है अपनी पृथ्वी, ये क्या है? पृथ्वी है, ठीक है। और अब ये ऊपर जो है ये अंतरिक्ष है, यानी वायुमंडल। ये क्या है? वायुमंडल है, ठीक है। अब देखो, ध्यान रखना कि ऊपर से थोड़ा यहाँ से देखते हैं, यहाँ से आता है सूर्य। अब बात करें, ऊपर है सूर्य, ठीक है। अब देखो, सूर्य से जो गर्मी आती है, सूर्य से क्या आती है? गर्मी आती है, ठीक है। अब सूर्य ही तो है ऊर्जा का स्रोत, ये गर्मी आती है, तो ये गर्मी यहाँ पर आती है। अब गर्मी यहाँ पर आती है, या जितना यूज होता है, इसके बाद ये जो गर्मी है उसको वापस जाना चाहिए। ये जो गर्मी है उसको वापस जाना चाहिए। बट क्या होता है कि मानव के द्वारा प्रदूषणकारी गैसों को बढ़ावा दिया है। इस वजह से पृथ्वी के ऊपर पृथ्वी के ऊपर एक लेयर बन गई है। पृथ्वी के ऊपर क्या बन गई? एक लेयर बन गई। तो सूर्य की गर्मी अंदर तो आ रही है, जिसे हमारी डेली रूटीन जो प्रतिक्रिया, क्योंकि गर्मी जरूरी है सूर्य की, ताकि हमारी जनजातीय गतिविधियां हो सके। तो सूर्य की गर्मी पृथ्वी के अंदर आ रही है, लेकिन
हमारे द्वारा जो कहते हैं ना कि हानिकारक जो वायुमंडल को पैदा किया है, गैसें पैदा की है, इससे हमारे पृथ्वी के ऊपर एक पट्टी बन गई है, आवरण। तो जो गर्मी आ रही है ना, इस गर्मी को वापस बाहर नहीं जा पा रही है ये गर्मी। तो इससे ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ा। ग्रीन हाउस प्रभाव की वजह से गर्मी बढ़ेगी। गर्मी बढ़ेगी तो जीव जंतु मरेंगे, ग्लेशियर पिघलेंगे, यानी मानव जाति को खतरा है। तो ग्रीन हाउस का मतलब हो गया कि एक ग्रीन हाउस गैसों की वजह से पृथ्वी का टेम्परेचर है वो बढ़ गया। अब इसको देखो थोड़ा इजी तरीके से, ये कैसे काम करता है। हमारी वायुमंडल में कुछ खास गैसें हैं ग्रीन हाउस की, याद रखना। कार्बन डाइऑक्साइड, बाद जल वाष्प। जब सूर्य की किरणें धरती पर आती है और वापस टकरा कर अंतरिक्ष में जाने लगती है, तो ये गैस जो है ना, वो उनको जाने नहीं देती। महत्व, यदि यह प्रभाव न हो तो पृथ्वी का तापमान घटकर 18 डिग्री हो जाएगा और पूरी धरती बर्फ हो जाएगी। तो देखो, गर्मी आना भी जरूरी है, लेकिन जरूरत वाली गर्मी पृथ्वी ले लेगी, बाकी ऊपर जानी चाहिए। तो ये होता है। लेकिन अब देखो आगे, तो फिर ग्लोबल वार्मिंग क्या हुआ। ग्रीन हाउस तो समझ में आ गया। ग्लोबल वार्मिंग, जब इंसानी गतिविधियां जैसे कारखाने, गाड़ियां, जंगलों की कटाई के कारण वायुमंडल में इन ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा लिमिट से ज्यादा बढ़ गई। ग्रीन हाउस है हेल्पफुल है, लेकिन जरूरत से ज्यादा गर्मी ग्रीन हाउस तो नुकसान है। तो गैसों की मात्रा अधिक हो जाती है, तो जरूरत से ज्यादा फिर गर्मी आ जाती है पृथ्वी पे, और वो गर्मी वापस जानी चाहिए जो नहीं जा पाती है, गर्मी पृथ्वी पर रह जाती है। इससे पूरी पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगता है। इसी कारण ग्लोबल वार्मिंग होता है। मुख्य ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जल वाष्प। ठीक है। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या है, किस वजह से हो रहा है? सिंपल कारण है। सबसे पहला तो मानव ही है। फिर भी देखो, मानव निर्मित कारण कौन कौन से हैं। पहले तो जीवाश्म ईंधन जलाते हम, जैसे बिजली बनाने के उपकरण है या और कोई भारी वगैरह जो उपकरण है। इसके अलावा वनों की कटाई कर रहे हैं, जिससे ग्रीन हाउस गैस बढ़ रही है। पेड़ पौधों जो हवा देते हैं, लेकिन अब पेड़ पौधों को काटोगे तो फिर ग्रीन हाउस कहाँ जाएगी, वो गर्मी गैस से कहाँ जाएगी। फिर आधुनिक खेत और रासायनिक खादों का जो हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा औद्योगिकरण का जो बड़ा, जैसे फैक्ट्री कारखानों में निकलने वाला धुआं, हानिकारक गैस वायुमंडल, ये ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाते हैं। कचरे के ढेर है ना, इससे भी मिथेन गैस निकलती है जो वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस को बढ़ाती है। प्राकृतिक कारक कौन से? मानव कारक तो हमने देख लिया जो ग्रीन हाउस को बढ़ा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग को। प्राकृतिक कारक में जलवायु विस्फोट, जब जलवायु फटता है, मतलब ज्वालामुखी, सॉरी ज्वालामुखी, ये तो ऑटोमेटिक होता है, आर्टिफिशियल है, मतलब क्या कहते हैं, नैसर्गिक है, प्रकृति की गतिविधियां है। ज्वालामुखी विस्फोट फटता है तो उसे बहुत बड़ी मात्रा में राख और ग्रीन हाउस गैस निकलती है। इस वजह से एक तो, दूसरा सौर ऊर्जा में बदलाव, सूर्य की किरणों की तीव्रता में समय पर होने वाली प्राकृतिक बदलाव। जल वाष्प, हवा में नमी का बढ़ना। जब ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव की बात करें, अब देखो ग्लोबल वार्मिंग क्या है ये समझ में आ गया। अब इसका नुकसान क्या है, प्रभाव क्या है। देखो, ग्लोबल वार्मिंग के पृथ्वी का तापमान बढ़ने से पर्यावरण, मौसम और जीवन पर प्रभाव पड़ता है। सबसे पहला, जो बड़े बड़े बर्फीले पहाड़ है वो पिघलेंगे, तो ये पानी ज्यादा समुद्र में आ जाएगा। समुद्र का पानी लेयर ऊपर होगी तो जो जमीन स्तर है वो डूब जाएगा। ठीक है। दूसरा, जमीन के जल स्तर में वृद्धि हो जाएगी। तो ग्लेशियर के पिघलने से सारा पानी जब नीचे आएगा तो महासागरों में आएगा, तो उसका लेवल बढ़ जाएगा। इसके कारण दुनिया के तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई, मालदीव, न्यूयॉर्क, ऐसी कोई द्वीप है जो धीरे धीरे समुद्र का पानी टेम्परेचर बढ़ने से ये एक दिन ऐसा आएगा ये डूब जाएंगे। फिर मौसम चक्र में गड़बड़ी होगी। मौसम चक्र मिसाज पूरी तरह बदल जाएगा। जब बारिश होनी तब सूखा होगा, जब सूखा होना चाहिए तब बाढ़ आएगी ग्लोबल वार्मिंग से। समुद्री तूफान और चक्रवात पैदा होंगे। जैव विविधता को भी तो नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि गर्मी ज्यादा होगी। अचानक बदलते मौसम और गर्मी के कारण पेड़ पौधे, जीव जंतु को खुद को डाल नहीं पाएंगी और जिससे उसकी प्रजातियां विलुप्त हो जाएगी। कोरल रीफ, मूंगा चट्टान जो है, समुद्री तापमान में भी गड़बड़ हो जाएगी और समुद्री टेम्परेचर भी खत्म हो जाएगा। खेती और भोजन संकट हो जाएगा, क्योंकि जब उत्पादन नहीं होगा, मिट्टी वायुमंडल खराब होगा, तो खाओगे क्या, धोगे क्या, पहनोगे क्या। यूनिट थर्ड, यूनिट थर्ड में आपदा का अर्थ और प्रकार। आपदा होती है ना, जैसे बाढ़ है, भूनस्खलन है, भूकंप है, तूफान है, उसको हम कहेंगे। तो पहले बात करते प्राकृतिक आपदा क्या है, परिभाषा। प्राकृतिक आपदा प्रकृति में होने वाली एक ऐसी अचानक या तीव्र घटना है जिससे जान माल, पर्यावरण और मानव जीवन को भारी नुकसान पहुंचता है। अंतर समझेंगे, जब तक कोई प्राकृतिक घटना जैसे भूकंप किसी सुनसान जगह या जंगल में होती है तो वहां कोई नहीं रहता, तो उसे हैजार्ड कहते हैं। गजब की बात है। देखो, यहाँ पर बात करते हैं कि प्राकृतिक आपदा, तो प्राकृतिक आपदा को समझेंगे क्योंकि यहाँ पर दो चीजें हैं, एक हैजार्ड और एक डिजास्टर। इसमें क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए जंगल में तूफान ही आ गया, जंगल में भूकंप आ गया और किसी जन धन की हानि नहीं हुई, तो उस आपदा को हम क्या कहते हैं, प्रकोप, यानी हैजार्ड कहते हैं। ठीक है।
लेकिन जब यही तूफान भूकंप जो है वो किसी शहर में आ जाए, शहर या गांव में हो, तो वहां भारी तबाही होती है, लोग मारे जाते हैं, तो उसे आपदा कहते हैं। प्रकोप, आपदा। आगे समझे? चलो। प्राकृतिक आपदा के प्रमुख प्रकार कौन से हैं? एक तो भूगर्भ के अंदर, यानी पृथ्वी के अंदर से हलचल होती है, जैसे जो पृथ्वी की आंतरिक हलचल की वजह से जो आपदा पैदा होती है, जैसे भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, भूस्खलन, वायुमंडल या मौसमी संबंधी। अब दूसरी आपदा जो मौसम से, एक तो धरती के अंदर से पैदा हो रही है आपदा, एक ऊपर से आपदा आ रही है। ऊपर से मतलब जो मौसम, तापमान या हवाओं के अचानक बदलने से होता है, जैसे चक्रवात, बादल का फटना, सूखा, अत्यधिक गर्मी या लू। अब बात करते हैं जलीय आपदा क्या है। आपदा तीन प्रकार की। जलीय आपदा तो पानी के असंतुलन या तेज प्रवाह के कारण होता है, जैसे बाढ़ आना या हिमस्खलन होना। अब समन और न्यूनीकरण क्या होता है, ये एक थोड़ा सा प्रश्न आ सकता है, नोट कर लीजिएगा। किसी भी आपदा को पूरी तरह रोकना इंसानों के तो बस में है नहीं, लेकिन सही प्लानिंग, तकनीकी और तैयारी करें तो उसके कारण हम होने वाले नुकसान, जान माल को बहुत अधिक तक कम किया जा सकता है। इसी नुकसान को कम करने की प्रक्रिया को समन कहते हैं। आगे बात करते हैं भूकंप। ये क्या है? पृथ्वी के अंदर की टेक्टोनिक जो परत है, आपस में टकराने से, हिलने से अनायास धरती कांपने लगती है, इसको भूकंप कहते हैं। इसको मापने के लिए रिएक्टर स्केल लिया जाता है, और इस रिकॉर्ड मापने वाला यंत्र सिस्मोग्राफ कहलाता है। इसका बचाव कैसे करें? तो भूकंप रोधी मकानों को ऐसा बनाओ कि अर्थक्वेक यदि भूकंप का तनाव जो रिएक्टर झेल सके। सुरक्षित स्थान, जब भूकंप आए तो तुरंत खुले मैदान में जाओ, न कि घर के अंदर। घर के अंदर तो क्या ना, वो वहीं दब के मर जाने वाली बात होती है। या कोई मजबूत है ना, कोई दीवार या ऐसा कोई ग्राउंड अंडर सुरक्षित कवर, तो वहां सेफ हो जाओ। अब मैपिंग, भूकंप संभावित क्षेत्र की पहचान कर वहां भारी निर्माण कार्य को रोकना चाहिए ताकि नुकसान न हो। फिर है चक्रवात। ये क्या है? समुद्र के गर्म पानी के ऊपर का वायु दाब कम बनने के कारण तेज गति से घूमने वाली हवाओं का विशाल तूफान चक्रवात कहते हैं। इसके साथ मूसलाधार बारिश होती है। नुकसान का है, तटीय इलाकों में बाढ़ आना, घरों का ढहना, बिजली संचार व्यवस्था ठप होना। तूफान है, तूफान तो आपको पता ही है। इसका बचाव कैसे करें? प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, जैसे सैटेलाइट या रडार की मदद से चक्रवात आने से पहले सटीक भविष्यवाणी आज के समय पता लगती है और लोग सुरक्षित चले जाते हैं। स्लाइकॉन स्लेडर, तटीय क्षेत्र में मजबूत और ऊंचे चक्रवात आश्रय स्थलों का निर्माण करना चाहिए। मैंग्रोव वन लगाना, समुद्र के किनारे मैंग्रोव के पेड़ पौधे लगाना जो चक्रवाती लहरों की गति को कम करते हैं। अब चैप्टर 2 है प्राकृतिक आपदा पार्ट 2, जिसमें बात करते हैं बादल फटना। जब किसी छोटे इलाके 20 से 30 वर्ग किमी अचानक बहुत ही कम समय में 1 घंटे में लगभग 100 मिमी से अधिक मूसलाधार बारिश हो, तो उसे बादल फटना कहते हैं। ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में होता है। नुकसान, पहाड़ों में अचानक भीषण बाढ़ आ जाती है, जिससे मिट्टी बह जाती है, भारी बूंदखल, दीवारें मिट्टियाँ क्या कहते हैं, वो पत्थर गिर जाते हैं। बसाव रणनीति क्या? इंजीनियरिंग, पहाड़ी ढलानों पर मजबूत रिटर्निंग दीवारें बनाना, जोखिम क्षेत्रों में दूरी रखना, क्योंकि नदियों के रास्ते, प्राकृतिक नालों के पास घर या होटल नहीं बनाना। ड्रेनेज सिस्टम, पानी की, जैसे पानी अचानक फुल आ गया तो उसका निस्तारण होने की व्यवस्था होनी चाहिए। फिर है सुनामी। सुनामी क्या है? जब समुद्र में के अंदर, जब धरती पर कोई जल्दी धरती पर जब भयंकर हवा आती है, तो वो तो हो गया तूफान। लेकिन यही हवा जो है समुद्र में आती है तो सुनामी आती है। जब समुद्र के अंदर और इसके नीचे अचानक भूकंप आता है या ज्वालामुखी विस्फोट होता है, तो समुद्र का पानी बहुत ऊंचा विनाशकारी होता है इस तरह के तटाव में। और ये भी, हाँ, ये भी रीजन है कि भूकंप भूकंप समुद्र में आना, जिससे लहरें और पानी ऊपर उठाव होता है और स्पीड होती है हवाओं के साथ, तो वो सुनामी होती है। नुकसान, तटीय शहर, जो तट के पास इलाके पर जो शहर बचे पूरी तरह बर्बाद हो जाते हैं, बंदरगाह नष्ट हो जाते हैं, लाखों लोग बह जाते हैं। बचाव क्या करें? सुनामी चेतावनी प्रणाली, जैसे दबाव सेंसर, या फिर दबाव सेंसर लगाना चाहिए, पता लगे कब सुनामी आ सकती है, तो तुरंत तटीय इलाकों को अलार्म बजा देना। तटीय दीवारें, समुद्र के किनारे ऊंचे बांध या सी वॉल बनाना। निकास योजना, आबादी को तुरंत सुरक्षित स्थापन भेजना ताकि वो बच सके। अब नेक्स्ट बात करते हैं, थर्ड टॉपिक है बाढ़। बाढ़ क्या? जब अत्यधिक बारिश, बादल फटना या बाढ़, वो कोई बांध टूटता है, तो इसका नदियों का पानी वो बहुत स्पीड में आता है, किनारों को तोड़कर सूखे मैदानों में या घरों में घुस जाता है, जिसको बाढ़ कहते हैं। फसलों बर्बाद हो जाती है, बस्तियां जलमग्न हो जाती है और भयंकर बीमारियां, हैजा वगैरह फैल जाती है। बचाव क्या करें? तटबंधों का निर्माण करें, जलाशय, नहरों का विकास करें और वनीकरण, ज्यादा वन लगाएं। इसके बाद है हिमस्खलन। जैसे पत्थर जब गिरते हैं, पहाड़ों से पत्थर गिरते हैं, तब तो भूस्खलन होता है। लेकिन बर्फीले पहाड़ों से बर्फ टूट के निकलते हैं, उसको हिमस्खलन कहते हैं। ऊंची या ढलान वाले बर्फीले पहाड़ में भारी अचानक बर्फ या चट्टान या मलबे का बहुत तेजी से नीचे गिरना, खिसकना। नुकसान, पहाड़ी रास्ते, सड़कों का बंद होना, स्काई ट्रेनिंग करना। बचाव और समन रणनीति क्या है? बर्फ की मैपिंग और निगरानी करना कि बर्फबारी और तापमान पर नजर रखना।
बर्फ अवरोधक, पहाड़ी ढलानों पर लोहे या कंकरी से बने जाल बनाना ताकि बर्फ खिसकने से रोका जा सके। नियंत्रक, जब किसी ढलान पर बहुत ज्यादा बर्फ जमा हो रही है तो उसे बड़ी दुर्घटना बनने से पहले छोटे सुरक्षित स्थानों पर छोटे छोटे बम धमाके करके बर्फ को तोड़ना। फिर यूनिट 4 जो है, एक्चुअली इसमें यूनिट 4 भी है, लेकिन वो यूनिट 4 आपकी यूनिट 3 में आएगी, ध्यान रखना। भले ही यूनिट 4 हो, लेकिन चौथी यूनिट तीसरे यूनिट में डाल के आएगी आपके, ठीक है। तो इसमें सिर्फ प्रदूषण है, प्रदूषण तो आप सभी को पता, ऑलरेडी आपने पढ़ा है, तो ज्यादा डिटेल नहीं जाऊंगा इसमें। देखो प्रदूषण क्या है, हवा में हानिकारक गैस कणों के या धूलों का मिलना प्रदूषण कहलाता है। तो प्रदूषण के कारण क्या होते हैं, जैसे गाड़ियों से कोयला कचरा जलना या मानव के द्वारा होने वाले प्रभाव। वायु प्रदूषण से सांस की बीमारी होती है, अस्थमा वगैरह ये। फिर बात करें जल प्रदूषण, नदियों झीलों या तालाबों के में हानिकारक रसायन या कचरे का मिल जाना। इसमें नदी जल प्रदूषण कैसे होता है, कारखानों का केमिकल, शहरों का सीवरेज वाटर या खेती में रासायनिक खादों का उपयोग होने से। हेजा टाइफाइड पीलिया बीमारी होती है। फिर मृदा प्रदूषण, मिट्टी में हानिकारक रसायनों के मिलने से, ठीक है ना, जो मिट्टी खराब हो जाती है, क्षमता खत्म हो जाती है। तो फसलों में अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर या कीटनाशक छोड़ना, प्लास्टिक या औद्योगिक कचरा को जमीन में डालना या दूषित पदार्थ खेतों में सिंचाई करना। तो इससे फिर मिट्टी खराब होगी तो इंसानों को भोजन सही नहीं मिलेगा, बीमारी हो जाएगी। फिर ध्वनि प्रदूषण, यानी वातावरण में अत्यधिक और असहज करने वाली तेज आवाज जो इंसान और जीवन जंतुओं के लिए हानिकारक, यानी जरूरत से ज्यादा तेज आवाज, तो इसको वायु प्रदूषण कहते हैं। मतलब ध्वनि, तेज गाड़ियों के तेज हॉर्न, भारी ट्रैफिक सिग्नल, लाउड स्पीकर, डीजे साउंड, फैक्ट्रियाँ, हवाई जहाज, कंस्ट्रक्शन साइट से शोरगुल। तो इससे भी सुनने की क्षमता, मानसिक तनाव, चिड़चिड़ापन, नींद न आना, ये होता है। तो अस्पताल में जाके भी इलाज ही करना होता है। अब बात करते हैं लास्ट एंड फाइनल, जाते जाते एक मॉडल पेपर देखते जाइएगा और एग्जाम में झंडे गाड़ी, बस पेपर पढ़ लेना, ध्यान रखना आपके लिए मॉडल पेपर दे रहा हूँ, फटाफट से देख लीजिए। यहाँ पर ओजोन परत को मापने की इकाई, ओजोन परत को मापने की इकाई डॉप्सन कहलाती है और समताप मंडल में पाई जाती है। फिर है ओजोन परत क्षेत्रकारी पदार्थ कौन कौन से ओजोन को नुकसान करवाने वाले, CFC, क्लोरोफ्लोरो, हेलोन्स। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। फिर है अम्लीय वर्षा का संगमरमर की इमारत पर क्या प्रभाव है। अम्लीय वर्षा से संगमरमर के लिए कैंसर है, पत्थरों के लिए, क्योंकि संगमरमर को गलाकर पीला कर देती है, स्टोन कैंसर कहते हैं, जैसे ताजमहल। ग्रीन हाउस और ग्लोबल वार्मिंग क्या अंतर है। ग्रीन हाउस एक प्राकृतिक जीवनदायी प्रक्रिया, जैसे पृथ्वी गर्म रहती है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग से वो पृथ्वी ज्यादा गर्म हो जाती है, तो फिर वो असंतुलित होकर नुकसान देती है। बादल फटना किसे कहते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में अचानक एक छोटे इलाके में 100 मिलीमीटर घंटा से अधिक मूसलाधार बारिश होती है, बादल कहते हैं फटना। सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया, शाब्दिक अर्थ, ये जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है बंदरगाह की विनाशकारी लहर है। हिमस्खलन को रोकने के लिए कोई इंजीनियरिंग उपाय, पहाड़ी इलाकों को बर्फ को खींचने से रोकने के लिए मजबूत बर्फ अवरोधक दीवार बनाना। ध्वनि प्रदूषण को मापने का, तो ध्वनि को डेसिबल से मापते हो, इंसानों के लिए सुरक्षित है 40 45 से 55 तक ध्वनि। फिर ई कचरा किस प्रकार मृदा को रोकता है। ई कचरे से शीशा और पारा जैसे जहरीले रसायन मिट्टी में घिस कर उसे बंजर बना देते हैं, इसलिए ई कचरा पृथ्वी के लिए हानिकारक है। बड़े प्रश्न जो बेस्ट है, याद कर लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। पहली इकाई से अम्लीय वर्षा के उत्तरदायी कारकों की वैज्ञानिक व्याख्या कीजिए तथा जलीय परिस्थितिक तंत्र और वनों पर प्रभाव बताइए। अब जरूरी नहीं कि अम्लीय वर्षा ही आए, यहाँ पर जो बेस्ट प्रश्न है वो ये है, ओजोन परत के पारिस्थितिक तंत्र और उसके महत्व पर, मतलब पूरी तरह से ओजोन परत आप याद कर लेना और अम्लीय वर्षा। फिर इकाई 2 में ग्लोबल वार्मिंग याद कर लेना, या फिर जलवायु और वैश्विक तापमान में क्या अंतर है वो याद कर लेना। फिर है इकाई 3 से भूकंप, भूकंप याद कर लोगे तो आपकी सेफ्टी है कि भूकंप आ जाए, क्योंकि लास्ट टाइम बाकी और भी आया था प्रश्न। फिर प्राकृतिक आपदा के विभिन्न प्रकार, इन दोनों में से ये बेस्ट है, तो ये याद कर लेना। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चौथी इकाई में ये, क्योंकि ये भी आ जाता है तो ध्यान रखना। वायु प्रदूषण, प्रदूषण है जल, वायु, मृदा, तो कोई भी प्रश्न आ सकता है। मैं यहाँ पर वायु प्रदूषण दे रहा हूँ और मृदा प्रदूषण दे रहा हूँ, जो आप याद कर लेना, ठीक है। इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों, अब मैं कहूँगा हमने आपके सुपर डुपर जो क्लास दी, तो ऑल द बेस्ट वाली क्लास थी। अब आपका काम है इसको पढ़ना और ऐसे स्टूडेंट को देना जो अभी तक टेंशन में है, दे दीजिए और झंडे गाड़ दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।